1924 तक एक क्लास में हमको ऑलरेडी बता दिया गया है। इसके बाद आज हम देखेंगे 1924 से यानी 1924 के बाद वाली कुछ घटनाओं को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1924, 1905 से हम शुरू किए, 1948 तक आपको साल बाई साल बताना है। तो 1905 से लेके 1924 तक आपकी सारी घटनाएं बता दी गई हैं। वीडियो में आपको डाल दिया है, उसमें से आप देख सकते हैं। 1924 की वो हम कुछ घटनाओं का फिर से रिपीट करेंगे। 1924 में क्या होता है यहाँ पर? 1924 यानी 1923 में भारत में बनाई गई थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे C.R. दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 यानी असहयोग आंदोलन के बंद होने के पश्चात भारत में एक आंदोलन शुरू हुई थी, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर 1922 में जब असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था तो भारत में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन के बंद होने के पश्चात भारत में एक पार्टी बनाई गई थी जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते थे। स्वराज पार्टी की जो संस्थापना ने जब उसकी स्थापना किए थे उसी C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारत में एक पार्टी बनाई गई थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि हम कार्यकारिणी परिषद में भाग लेंगे और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी कानून वहाँ बनाए जाएंगे, जो भी वहाँ नीतियाँ बनाई जाएंगी, उसका विरोध करेंगे। ये मुख्य उद्देश्य था स्वराज पार्टी की। अब जब स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था तो चौरा चौरी कांड के पश्चात महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुई थी। ये हम अगले वीडियो में आपको बताएं। तो 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी कांड हुआ, उस चौरा चौरी कांड के पश्चात महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुई थी। जब 6 साल की सजा हुई थी, इसके बाद क्या हुआ था कि 6 साल की सजा हुआ था, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया था। तो जब 1924 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था तो 1924 में हुआ था बेलगाम में अधिवेशन। 1924 यानी ये था बेलगाम में अधिवेशन, कांग्रेस की अधिवेशन थी बेलगाम में। और इस बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी पहली बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे बेलगाम अधिवेशन में। पहली बार, मात्र बस एक ही बार बने हैं, याद रखेंगे इसको। यानी 1924 जेल से रिहा हुआ है। जब जेल से रिहा हुआ है तो 1924 में इन्हें बनाया गया है बेलगाम में अधिवेशन के अध्यक्ष। जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा बेलगाम कर्नाटक में, वहाँ इनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब इन्हें वहाँ अध्यक्ष बनाया गया था तो महात्मा गांधी की कोई बात को सुनने वाला नहीं है भारत में। काहे नहीं सुनने वाला है? बस हमें आज़ादी प्राप्त होने वाली ही थी, इन्होंने चौरा चौरी कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया है। तो जब बंद कर दिया है तो महात्मा गांधी को थोड़ा सा वहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी गांधी की जितनी पहले ख्याति थी अब थोड़ा सा कम हो रहा है वहाँ पर। इसलिए महात्मा गांधी यहाँ इस बेलगाम अधिवेशन के बाद ये सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाते हैं। अब ये सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाएंगे और जब ये सक्रिय राजनीति से बाहर होंगे 1925 में बनाई गई थी भारत में एक पार्टी जिसका नाम था HRA। HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देखेंगे यहाँ पर न यहाँ कांग्रेस पार्टी सही से काम कर रही है राष्ट्रीय आंदोलन में और न महात्मा गांधी को कुछ यहाँ योगदान रहेगा। तो उन दोनों व्यक्तियों का जब यहाँ योगदान नहीं नजर आएगा तो यहाँ क्रांतिकारी चरण का दूसरा शुरू होगा, दूसरी चरण शुरू होता है क्रांतिकारियों की। अब जब दूसरी यहाँ चरण शुरू होती है क्रांतिकारियों की तो 1925 में बनाया गया था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
इसका स्थापना किए थे सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल इसकी स्थापना किए थे। अब देखिए एचआरए भारत में इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इनका मुख्य मकसद यही है कि हम अंग्रेजों का पैसा लूटेंगे। एचआरए पार्टी का जो मुख्य मतलब उद्देश्य है, इनका जो मुख्य कार्य है, जो इनकी मुख्य उद्देश्य है, इनका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम अंग्रेजों का पैसा लूटेंगे और उसी पैसा से बंदूक किनेंगे और बंदूक कीनकर अंग्रेजों को मारेंगे। इनकी मुख्य उद्देश्य थी एचआरए की। एचआरए किसने बनाया है? तो एचआरए जो बनाया था उनका नाम था सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा भारत में एक पार्टी बनाई गई जिसे हम एचआरए के नाम से जानते हैं। एचआरए का पूरा नाम क्या होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए की पूरा नाम होगी। सचिंद्र नाथ सन्याल इसका स्थापना किए थे और ये 1925 की जो क्रांतिकारी कदर की जो गतिविधियां से उत्पन्न हो रही है, ये 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों द्वारा एक घटना की अंजाम दिया जाएगा जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एचआरए 1925 में भारत में एक पार्टी बनाई गई क्रांतिकारियों की जिसे हम एचआरए के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। एचआरए का पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और इसका स्थापना किए थे सचिंद्र नाथ सन्याल 9 अगस्त 1925 को। अब देखिए हम पहले भी हम बताए हैं कि जो 1925 में जो क्रांतिकारी गतिविधियां का जो दूसरा चरण शुरू हो रहा है, इन क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य है, यानी इन क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य है अंग्रेजों का पैसा लूटेंगे और पैसा लूट कर बंदूक कीनेंगे और उसी बंदूक से अंग्रेज को मारेंगे। इनके मुख्य उद्देश्य थे। इसीलिए भारत में सारी पार्टी बनाई गई थी। अब देखिए ये सबसे पहले घटना का अंजाम देंगे जिनका नाम था काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को भारत में कहता है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक काकोरी बने के स्टेशन है। देखिए सबसे पहले इसके पीछे कुछ कहानियों को जानते हैं। देखिए काकोरी कांड कर रहा है कि कलकत्ता से लेकर यानी कलकत्ता से लखनऊ की तरफ एक पैसेंजर जाती थी। कलकत्ता से लखनऊ की तरफ एक पैसेंजर जाती थी। उन पैसेंजर में पैसा का मालिक रहता था, अंग्रेजों की पैसा होता था और ये लखनऊ ट्रेजरी में जमा करवाना पड़ता था उन पैसे को। 9 अगस्त 1925 को उस स्टेशन उन मालिक की ट्रेन को लूट लिया गया था जो काकोरी कांड के नाम से जाना गया। इसमें प्रमुख नेताओं में से अगर हम देखेंगे तो आपका भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल हैं। इसके बाद एक और नेता इसमें प्रमुख थे जिनका नाम था रोशन सिंह। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ये स्थानीय व्यक्ति थे, यानी उस माने की जहाँ काकोरी कांड हो रहा है उस कहता है कि उस काकोरी कांड का जो मास्टरमाइंड आदमी है ये राम प्रसाद बिस्मिल है। राम प्रसाद बिस्मिल यानी सचिंद्र नाथ सन्याल की गिरफ्तारी होने के बाद पूरी काकोरी कांड का जो लेखा जोखा जो तैयार करवाए वो राम प्रसाद बिस्मिल करवाए थे। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की एक सबसे मशहूर नारा हुआ था, कभी कभी उनकी वो नारा पूछ लेता है एग्जाम में। इनका कहना था, इनकी एक नारा हुआ करती थी कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए का दिल में है। देखिए इनकी एक लाइनिंग आती थी, यानी इनकी एक नारा छपता था उस टाइम क्रांतिकारी गतिविधियों को और मानने की जोर पकड़वाने के लिए, यानी उसको और उत्साहित करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल की एक लाइन यानी उनकी एक नारा आया करता था जिसका नाम था तेरा सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता हूँ कितना बाजुए का दिल में है। ये उनकी प्रमुख नारे थे। अब 9 अगस्त 1925 को
ये ट्रेन को लूट लिया गया था काकोरी नामक स्थान पर, इसीलिए हम इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। एकरा में राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। इनके साथ और भी नेताओं को फांसी दी गई थी, लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भाग गए थे। इनकी मतलब गिरफ्तारी यहाँ नहीं हुई थी। जब इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो 1928 में देखेंगे फिर से यहाँ पर, अभी 1925 की घटना थी। इसके बाद 26 यानी 1927 यानी दिसंबर 1927 में फिर एक भारत में पार्टी बनाई जा रही है जिसका नाम है HSARA। इसी का अब नाम कुछ फिर अलग रखा जा रहा है। यानी पहली जो पार्टी बनाई गई थी क्रांतिकारियों की वो था HRA, और जो दूसरी पार्टी भारत में जो बनेगी ये बनेगा HSRA, यानी ये भी क्रांतिकारियों की पार्टी थी। वही व्यक्ति भी पार्टी को बना रहे हैं जो वहां का कोरी कांड से भागे हैं। देखिए इसका पूरा नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी HSRA का पूरा नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना किया गया था फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान जो वर्तमान के अरुण जेटली स्टेडियम है, एक जमाने में वो फिरोज शाह कोटला मैदान हुआ करता था। उसी मैदान में उसी मैदान में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा दोनों को मिलकर उन्होंने भारत में एक पार्टी खड़ा किया फिर से, जिसका नाम था HSRA। इसके बाद 1928 में भारत में एक आयोग की गठन हो रहा है जिसका नाम है साइमन आयोग, यानी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का आगमन 1928 साइमन कमीशन का आगमन है। साइमन कमीशन में सारा के सारा अंग्रेज है। तो 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ, और जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ इसका लाहौर में सबसे जोरदार विरोध किया गया था। 1928 साइमन कमीशन का भारत में आगमन, और जब साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ इसका लाहौर में जोरदार विरोध किया गया, जोरदार विरोध किया गया। और माने कि यहाँ लाहौर में जो विरोध कर रहे थे उनका नाम था लाला लजपत राय। लाला लजपत राय उनका नाम है। ये प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में से एक, इनका नाम है लाला लजपत राय। 1928 साइमन कमीशन का आगमन, और लाहौर में जब ये साइमन कमीशन पहुंच रहा है उसकी जोरदार विरोध किया गया, और जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था लाला लजपत राय। लाला लजपत राय हम जोरदार विरोध किए इसका। जब इनका जोरदार विरोध किए तो वहाँ पुलिस अधिकारी, वहाँ पुलिस कमिश्नर है सैंडर्स वहाँ का पुलिस कमिश्नर है। 1928 साइमन कमीशन का आगमन, लाहौर में कमीशन पहुंच रहा है, सैंडर्स वहाँ का पुलिस अधिकारी है। जब लाला लजपत राय इन साइमन कमीशन का विरोध किए, सैंडर्स उस पर लाठियां चलवाना शुरू करेगा। इनको कहता है कि बहुत सारी लाठियां मारी गई। लाला लजपत राय को वहाँ बहुत सारी लाठियां मारी गई। उनकी कहता है कि उनके सिर पर लाठियों से के मारने से उनके शरीर में यानी उनके सिर पर काफी अधिक चोटें पहुंची, और चोट जब पहुंचा है तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने से पहले उन्होंने मोरी गेट पर 1 घंटा भाषण दिए। 1 घंटा लोगों को उत्साहित किए, और उस मोरी भाषण में कुछ वहाँ उनकी लाइनिंग थी कि हमारे सिर पर पड़ी एक लाठी का चोट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कील जैसा साबित होगा। यानी देखिए मोरी गेट के मतलब कि मोरी गेट पर इन्होंने 1 घंटा भाषण दिए, साइमन कमीशन का विरोध किए, और जब विरोध किए तो पुलिस इन पर लाठियां भांजी। लाठियां भांजने के पश्चात ये पूरी तरह से घायल हो गए थे। फिर भी इन्होंने 1 घंटा भाषण दिए। जब 1 घंटा इन्होंने भाषण दिए, वहां पर लोगों को जागृत कर रहे थे, भाषण कर रहे थे। और जब कहते हैं कि भाषण करने के दौरान इन्होंने एक बात बोली, भाषण करने के दौरान इन्होंने एक बात बोली कि हमारे सिर पर पड़ी लाठी का एक चोट, यानी हमारे सिर पर पड़ी लाठी का एक चोट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कील जैसा साबित
1928। अब 1928 के बाद अब यहाँ साइमन कमीशन का जब भारत में विरोध होगा तो ये बात महारानी के पास चला जाता है, महारानी के पास जाएगा। रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी है, जब ये बात उनके पास जाएगा कि उन्होंने एक वहां से चुनौती दी है कि लोग, भारत के लोग बातों बात में विरोध करते हैं, तो जब विरोध करते हैं तो पहले अपना एक मिनी संविधान बनाए। यानी देखिए, भारत के वहाँ प्रत्येक व्यक्तियों को कहना था कि हमें आज़ादी चाहिए, यानी प्रत्येक नेताओं को कहना था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो जब ये साइमन कमीशन का जब भारत में विरोध होगा तो ये बात रानी तक जाएगा। महारानी के पास जैसे ये बात जाता है, एक बाद रानी कहेंगे कि भारत के लोगों को अगर अपना देश चाहिए, यानी उनको स्वतंत्र चाहिए, तो उन्हें पहले एक मिनी संविधान बनाकर देना होगा। मिनी संविधान यानी अपने देश की सब लेखा जोखा तैयार कर देनी होगी, तब हम उन्हें आज़ाद देंगे, यानी तब हम उन्हें आज़ादी करेंगे। तो क्या होता है कि 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुए। 1928 कलकत्ता में अधिवेशन हुए, और जब कलकत्ता में अधिवेशन हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यहाँ अध्यक्ष बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यानी स्वतंत्र भारत के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू। तो कलकत्ता में ये कहा कि इनको अध्यक्ष बनाया गया, और जब इनको कलकत्ता में अध्यक्ष बनाया गया था तो 1928 में, यानी 31 दिसंबर 1928 को, 31 दिसंबर 1928 को इसने नेहरू रिपोर्ट पारित की थी। नेहरू रिपोर्ट, यानी ये नेहरू रिपोर्ट क्या है, देखेंगे नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट क्या है? 31 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। साइमन कमीशन का जब भारत में विरोध हुआ, ये बात महारानी तक पहुंचेगा। महारानी कहेंगे कि भारत के लोगों को आज़ादी चाहिए, तो पहले अपना एक मिनी संविधान बनाकर दिखाएं। मिनी संविधान का मतलब कि एक छोटा संविधान हो, उस संविधान में पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का ढांचा हो। ये मिनी संविधान थी। मिनी संविधान के तहत, यानी जब यहाँ भारत में मिनी संविधान लिखना है तो 1928 में, यानी 1928 यानी 31 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में अधिवेशन हुए, और जब कलकत्ता में अधिवेशन हुए तो यहाँ अध्यक्ष बनाया जा रहा है मोतीलाल नेहरू को, और मोतीलाल नेहरू एक मिनी संविधान तैयार किए थे जिसमें लेकिन नेहरू रिपोर्ट थी। जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, एक मिनी संविधान थी, उसमें संविधान में कुछ बात लिखा गया है। संविधान का बात लिखा गया, इसमें ये भी लिखा गया है कि हमें डोमिनियन स्टेट की दर्जा दिया जाए। फिर से 31 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में अधिवेशन हुए। इस कलकत्ता में अधिवेशन हुए, इसका अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को जब अध्यक्ष बनाया गया तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पारित की। नेहरू रिपोर्ट पारित की। इस नेहरू रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि हमें मिनी संविधान, मिनी संविधान इसे कहा गया, मिनी संविधान इसे कहा गया, संविधान का इसे ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। अब देखिए, इस नेहरू रिपोर्ट में ये लिखा गया है ना कि हमें डोमिनियन स्टेट की मांग चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट के दर्जा से। डोमिनियन स्टेट के मतलब होता है कि पूरी शासन प्रणाली हमारा और राजा दूसरे देशों का। अब देखिए, जब इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की है तो इस कलकत्ता अधिवेशन में एक लड़का पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस रिपोर्ट का विरोध किया गया। देखिए, जब ये प्रस्तुत हुआ ना कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे बहिष्कार किया गया, इनका विरोध किया जा रहा है। बात इतनी तक आ गई थी कि एक पिता और एक पुत्र में हाथापाई तक भी कहते कि नौबत आ गया है। ये दोनों नेता, दोनों नौजवान नेता हैं, इनका विरोध लगे करने कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा अधिकार चाहिए भारत पे, हम पूरी भारत की शासन प्रणाली चलाएंगे। डोमिनियन स्टेट में तो ये है ना, डोमिनियन स्टेट कहता है कि शासन प्रणाली हमारा और राजा दूसरे देशों का। अभी इनका कहना था कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और जब यहाँ कहते कि हाथापाई तक यहाँ बात आ गई थी, महात्मा गांधी का कि उनको बीच में आना पड़ा। और जब महात्मा गांधी बीच में आना पड़ा तो महात्मा गांधी एक बीच का रास्ता निकाले और उन्होंने एक टाइमलाइन को फिक्स किया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हमें 1 साल के अंदर में डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा दे देगी,
यानी महात्मा गांधी को कहना था कि अगर हम नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया है, इनका कहना था कि अगर 1 साल के अंदर सरकार हमें यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अगर डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा दे देगी तो हमें पूर्ण स्वराज हम नहीं करेंगे, यानी हम इतना नहीं संतुष्ट रहेंगे। अगर सरकार हमें 1 साल के अंतराल डोमिनियन स्टेट का भी दर्जा नहीं दी तो अगले साल में हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज शुरू करेंगे। तो पूर्ण स्वराज शुरू करेंगे तो अब यहाँ से शुरू होता है 31 दिसंबर के बाद 1 साल की इंतजार की गई, और जब 1 साल की इंतजार की गई तो 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को दिसंबर 1929 है, 31 नहीं है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ, और इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में उनके पिताजी बने और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुए लाहौर में, वहां इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए 31 दिसंबर का यानी 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट पारित की गई थी उस पर अब कोई सुनवाई नहीं दिया गया, यानी उसको खारिज किया जा रहा है। कोई कहता है कि ना डोमिनियन स्टेट का भी कहता है कि नहीं दर्जा मिल पाए भारत के व्यक्तियों को। तो जब डोमिनियन स्टेट का दर्जा नेहरू रिपोर्ट द्वारा नहीं प्राप्त हुए तो 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ कि लाहौर में अधिवेशन हुआ, और अब यहाँ घोषणा कर दी गई कि अब हम पूरे भारत में पूर्ण स्वराज करेंगे। तो जब पूर्ण स्वराज करेंगे तो सबसे पहले क्या किया गया था, देखिए 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को भारत में सबसे पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत में सबसे पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, और इस दिन भारत में पहली बार झंडा फहराई गई थी। सबसे पहली बार हमारी झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे यानी फिर से एक बार देखते हैं। और 31 दिसंबर 1929 नेहरू रिपोर्ट जिसको पारित किया गया था उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिला। जब नहीं मिला तो 1 साल की वहां देखिए मोहलत दिया गया था गांधी के द्वारा, यानी गांधी और उसके बाद गांधी जी मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच जो हाथापाई तक बात आ गई थी, उनका बीच का रास्ता निकाले थे। उनका कहना था कि जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग किए हैं। अगर हमें डोमिनियन स्टेट का भी मतलब दर्जा मिल जाएगा तो हम उतना से संतुष्ट रहेंगे। अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम 1 साल के अंदर यानी 1 साल के बाद हम पूरे भारत में क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे तो यहाँ डोमिनियन स्टेट की दर्जा नहीं मिला भारत के व्यक्तियों को। तो जब नहीं मिला तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुए। लाहौर में जब अधिवेशन हुए तो यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया और जब डोमिनियन स्टेट की दर्जा भारत को नहीं मिला, यहाँ घोषणा कर दी गई कि हम पूर्ण स्वराज करेंगे भारत में। अब हमारी पूरी, अब हम किसी की बातें नहीं सुनेंगे, पूरा स्वराज अब हमारा पूर्ण स्वराज करेंगे। 26 जनवरी 1930 को भारत में सबसे पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। स्वाधीनता दिवस के रूप में जब मनाया गया यहाँ पर तो यहाँ क्या किया गया कि सबसे पहले रावी नदी के किनारे झंडा फहराई गई थी। अब से क्वेश्चन होता है कि बताइए कि भारत में सबसे पहले कब झंडा फहराई गई थी? तो 1930 में, यानी 1930 में भारत में 26 जनवरी 1930 को भारत में सबसे पहले झंडा फहराई गई थी। और जब झंडा फहराई गई थी, कहाँ फहराई गई थी? तो रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे। अब देखिए यही जो 26 जनवरी 1930 है ये हमारे संविधान से कनेक्टेड होता है।
संविधान से जाकर जोड़ेंगे। देखेंगे हमारा संविधान लिखने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लग गया था। 2 बरस 11 महीना 18 दिन लग गए थे। 2 बरस 11 महीना 18 दिन लग गए थे। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख के तैयार हो गया था। कुछ ऐसे कुछ में अंक थे जो शुरू हुए थे, लेकिन 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लिख कर तैयार हो गया था। जब लिख कर तैयार हो गया था तो 2 महीना यहाँ डिले किए गए, यानी 2 महीना लेट किया गया। इस तारीख को आने का इंतजार किया गया था। इस तारीख यानी 26 जनवरी को आने का इंतजार किया गया था, क्योंकि सबसे पहले भारत में इस दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके उपलक्ष्य में? जो मिनी संविधान बना था, जो ब्लूप्रिंट संविधान था, उसके उपलक्ष्य में यानी 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए थे। इसीलिए 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू न होकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये यहाँ से मैंने एक चीज आकर जुड़ता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और जब लागू हुआ उसके बाद इन चीजों को अगला वहां से जोड़ा गया है, यानी यहाँ से उस चीजों को जोड़ा गया है। अब देखिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, और उसके बाद 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म दिवस, यानी हमारा 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं भारत में। अब देखेंगे इसके बाद जब 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार झंडा फहराई गई, यहाँ अब ये घोषणा भी कर दिया गया है कि अब जो आगे का जो भी दिशा निर्देश जारी करेंगे वो महात्मा गांधी करेंगे। अब इसके बाद कहता है कि जो भी आंदोलन भारत में होंगे, जो भी अगर कुछ डिसाइड करना होगा, जो भी कुछ निर्णय लेने होंगे, वो सब महात्मा गांधी के द्वारा लिया जाएगा। तो देखेंगे 1930 के बाद 26 जनवरी 1930 के बाद अब फिर से यहाँ गांधी का बोलबाला शुरू होगा, फिर यहाँ गांधी का आगमन हो रहा है। अब जब देखिए जब झंडा पहली बार फहराई गई, इसके बाद अब आगे की घटनाओं को देखेंगे तो इसके बाद आते हैं। देखिए झंडा फहराने के बाद सबसे पहले 11 सूत्री की मांग की गई थी। 11 सूत्री। उस समय का जो हमारा वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भारत का उस समय का वायसराय है। 1929 और 1930 से आर्थिक मंदियों का साल था। आर्थिक मंदियों का साल होने के कारण बहुत सारी कीमतों में वृद्धि की गई थी, और जो वृद्धि की गई थी तो उसमें कहता है कि एक था नमक भी। कहता है कि देखिए जो नमक होता है ये समुद्र के पानी से इसे बनाया जाता है। समुद्र का जो पानी है उससे नमक तैयार किया जाता है, और कंपनी क्या करती थी कि नमक का भी कर अधिक बढ़ा दी थी, यानी उस समय वस्तुओं का कीमत भारतीय बाजार में बढ़ने लगा था। तो उन कीमतों पर कहता है कि कुछ संशोधन करने के लिए, कुछ उनको कम करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई इरविन के सामने। यानी जो भारत में कहता है कि जो महंगाई बढ़ा है, जो कंपनी के द्वारा यहाँ कहता है कि बहुत सारे वस्तुओं को जो अधिक कर लगाए गए हैं उसे कम करने के लिए महात्मा गांधी 11 मुद्दा पर बात की, और उसको 11 सूत्री मांग कहा गया। 11 चीजों पर यानी 11 मुद्दों पर ये बात करना चाहते हैं। इन्होंने एक पत्र के माध्यम से 11 सूत्री मांग को लिखकर इरविन के सामने प्रस्तुत किया है, परंतु इरविन कहता है कि कुछ इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। यानी 11 सूत्री मांग पर इरविन का कहता है कि कुछ ध्यान नहीं होगा। तो जब ध्यान नहीं होगा तो अब महात्मा गांधी शुरू करेंगे दांडी यात्रा। अब देखेंगे जब इरविन का इस पर ध्यान नहीं गया तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में एक यात्रा शुरू की गई, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा दांडी यात्रा में कुल कहता है कि 78 व्यक्ति थे। 78 अपने अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किए थे। दांडी यात्रा शुरू किए थे। इसमें देखिए इस 78 आदमियों में अगर हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे 78 व्यक्तियों में सबसे कम उम्र का आदमी, यानी सबसे कम जिसकी उम्र है उसका नाम है लीलाधर।
कम उम्र वाला जो व्यक्ति है यानी जो लड़का है उसका नाम है लीलाधर। इसमें एक ईसाई है जिसका नाम है बेब मिलर। बेब मिलर एक ईसाई है। नेपाली है जिसका नाम है हनुमान। एक नेपाली है जिसका नाम है हनुमान यानी बेब मिलर। बेब मिलर का है ईसाई है। हनुमान जो है ये नेपाली है। और सबसे अधिक उम्र इसकी थी इसमें महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का सबसे अधिक उम्र है। देखेंगे फिर से 11 सूत्री मांग इन्होंने प्रस्तुत की। जब 11 सूत्री मांग इन्होंने प्रस्तुत किए, प्रस्तुत करने के पश्चात इरविन द्वारा उस प्रस्तुत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो ये क्या करेंगे कि अब ये डिसाइड करेंगे कि जो नमक कानून में जो वृद्धि हुआ है, जो कहता है कि नमक के जो कीमतों में जो वृद्धि किया गया है उसे तोड़ने के लिए इन्होंने दांडी यात्रा शुरू करेंगे। यानी इनको लगभग कहता है कि इनको 24 दिन की यात्राएं होंगी। 24 दिन की यात्रा यानी साबरमती से लेकर साबरमती से इन्हें पहुंचना है कहां पर, तो डांडी गांव तक। डांडी यानी डांडी एक गांव हुआ करती थी जो समुद्र के किनारे थी। साबरमती आश्रम से लेकर डांडी यात्रा यानी डांडी तक इन्हें 24 दिन में यात्रा तय करना है। देखिए सबसे पहले इन्होंने यात्रा शुरू किया। यात्रा इसलिए शुरू किया है कि 1920 के बाद इनकी थोड़ा सा भारत में वर्चस्व हुआ, माने कि उस टाइम तो ठीक था। 1924 के बाद जब अधिवेशन में भाग लिए थे तो इनका बहिष्कार किया जा रहा था। वहाँ पर तो बहिष्कार किया जा रहा था तो ये सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि अभी आंदोलन नहीं शुरू कर रहे हैं, ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा जब ये शुरू करेंगे तो यात्रा के दौरान ही पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे साथ व्यक्तियों कितना जुड़ेंगे, कितना व्यक्तियों का हुजूम होगा। तो साबरमती से लेकर ये डांडी तक 24 दिन की यात्रा निर्धारित की। और जब निर्धारित की तो 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू होता है। और जब यात्रा शुरू होता है तो इन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी यात्रा शुरू किए थे। 78 व्यक्ति थे पहले। 78 व्यक्तियों के साथ इन्होंने मतलब कि क्या चाहिए 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा शुरू किए। इस 78 अनुयायियों में अगर हम देखेंगे तो सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति है उसका नाम है लीलाधर। लीलाधर सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। इसी 78 में से एक ईसाई भी है। एक ईसाई है जिसका नाम है बेब मिलर। एक नेपाली है जिसका नाम है हनुमान। और इसके बाद कहते हैं कि सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति है जिनका नाम है महात्मा गांधी। इसमें एक मुसलमान भी है जिनका नाम है दिनचा आवचा। मुसलमान है जिनका नाम है दिनचा आवचा। दिनचा आवचा इसमें एक मुसलमान है। फिर से देखेंगे 78 अनुयायी 78 व्यक्तियों के साथ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी डांडी यात्रा शुरू किए। जब डांडी यात्रा शुरू किए तो इसमें कम उम्र का व्यक्ति है लीलाधर। अधिक यानी कहता है कि एक में अधिक उम्र है महात्मा गांधी की। ईसाई कहता है कि एक में एगो ईसाई बोले जिसका नाम है बेबी मिलर। एक नेपाली है जिसका नाम है हनुमान। और एक मुसलमान है जिसका नाम है दिनचा आवचा। दिनचा आवचा एक मुसलमान थे। अब देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी यात्रा शुरू किए। और जब यात्रा शुरू किए तो 24 दिन की यात्रा थी। 24 दिन की यात्रा थी तो ये पता चलता है कि 5 अप्रैल 1930 को अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी पहुंच गए कहां, 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी पहुंच गए कहां, जहां इनकी यानी डांडी पहुंच गए थे।
5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए और जब दांडी पहुंच गए तो 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को ये सबसे पहले नमक कानून तोड़ेंगे। और जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा यानी एक मुट्ठी लेकर उस नमक कानून को तोड़े, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा। और जब नमक कानून तोड़ा और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब इनके साथ 78,000 व्यक्ति शामिल थे आंदोलन में। फिर से देखेंगे 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई। 78 अनुयायियों के साथ ये अपना यात्रा शुरू किए थे। जब यात्रा शुरू किए थे एकरा में कहा हुआ था कि 78 व्यक्तियों से लेकर ये अपनी यात्रा शुरू किए थे। यात्रा शुरू करने के दौरान ये 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। यानी 24 दिन की यात्राएं जो थी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सबसे पहले नमक कानून तोड़ी। जब नमक कानून तोड़ी ना तो जब ये पीछे मुड़ कर देखते हैं तो इनके साथ 78,000 व्यक्तियों का हुजूम था। नमक कानून तोड़े और नमक कानून तोड़ने के ही दौरान 6 अप्रैल 1930 से इन्होंने भारत में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी शुरू किए एक आंदोलन जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा एक भारत में आंदोलन शुरू की गई जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कभी अगले क्लास में। इसके बाद देखेंगे 1930 में फिर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। यहाँ गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हो रहा था ना, 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गोलमेज सम्मेलन में यहाँ कहा रहा था कि वहाँ काउंसलिंग किया जा रहा है। लंदन में कहता है कि एक सम्मेलन हो रहा है जिसका नाम था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में क्या किया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन यहाँ कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर कहता है कि वहाँ शामिल नहीं हुए थे। यानी महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो महात्मा गांधी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जो हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और ये समझौता 5 फरवरी 1931 को हुई थी। 5 फरवरी 1931 को हुई थी। इसके भी बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कहता है कि 1932 में हुआ था पूना समझौता। पूना समझौता की एक अलग कहानी है। यहाँ देखिए यहाँ क्या कहानी है पूना समझौता की। पूना समझौता की कहानी थोड़ा हम आपको बताते हैं। पूना समझौता, पूना समझौता क्या थी? देखिए पूना समझौता 1932 में हुआ। 32 में किसके किसके बीच हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जेल में एक समझौता हुआ था जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच यानी पूना के नर्मदा जेल में एक समझौता हुआ था जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। इस पूना समझौता आखिर काहे लिए हो रहा है? देखिए यहाँ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहना था कि जो भारत में जो अगड़ी जातियां हैं, जो उच्च जातियां हैं, ये निम्न जातियां का शोषण करती हैं। यानी जो इनका कहना था कि जो भारत में जो अगड़ी जातियां यानी जो उच्च जातियां हैं ना, ये निम्न जातियां का शोषण करती हैं। निम्न जातियों को एक अलग निगाह से देखते हैं, शोषण करते हैं। उन शोषण से इनको बचाने के लिए इनका कहना था कि हम भारत में एक दलितों के लिए देश बनाएंगे। यानी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहना था 1932 में कि जो वहाँ शोषण हो रहा है व्यक्तियों का,
यानी जो अगड़ी जातियों के द्वारा और पिछड़ी जातियों का जो शोषण हो रहा है, अतः उस शोषण से मुक्त कराने के लिए इनकी ये राय थी कि हम भारत में एक दलितों का एक अलग देश बनाएंगे। और जब महात्मा गांधी को ये बात पता चलती है कि अम्बेडकर यहाँ भारत में एक अलग देश बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अम्बेडकर के साथ एक समझौता किया जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और यह 1932 में पूना समझौता हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो पूना के अरमदा जेल में हुआ था। यानी पूना के अरमदा जेल में 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। काहे समझौता हुआ? क्योंकि यहाँ पर अम्बेडकर को कहना था कि अगड़ी जातियों के द्वारा यहाँ भारत में निम्न जातियों का शोषण किया जाता है, अतः उस शोषण से बचाने के लिए उनका ये राय थी कि हम भारत में एक देश बनाएंगे। किसकी? दलितों की एक देश बनाएंगे। और जब देश बनाएंगे तो उसमें पूरी की पूरी कौन होंगे? दलित लोग होंगे। ये बात महात्मा गांधी को पता चलेगी, और जब पता चलेगी तो ये क्या करेंगे कि उनको जेल में बुलाएंगे और वहीं उनकी मान ली मीटिंग कराई गई। और जब मीटिंग कराई गई तो महात्मा गांधी को वहाँ कहना था कि जो भी आप यहाँ मांग कर रहे हैं वो हम आपकी बातों को मानते हैं। और बातों को मानते हैं तो देखिए यहाँ ये चीज़ कहा गया कि मानते हैं कि आपकी जातियों की शोषण हो रहा है। तो शोषण हो रहा है तो अगर हम जिस दिन अगर कहता है कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, हम अंग्रेजों से स्वतंत्र होंगे, जब हमारी संविधानें होंगी, जब हमारी संविधानें होंगी, उसमें आपकी जातियों का एक विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जो भी कहता है कि जो एसी समुदाय के लिए जो 15% का जो आरक्षण मिला, वो कहता है कि वो पहले से ही उसकी मान ली रूपरेखा तैयार कर दी गई थी। अब बाकी की जो भी इसके बाद की जो घटनाएं हैं हम आपको कभी अगले क्लास में और बता देंगे।